Hello everyone. Today we are going to discuss one of the important topic for junior class for standard 7, reproduction in plants. So if you belong to class 7 science, this is class for you. Okay. So let me introduce the reproduction in plants. First of all, try to understand what do you mean by reproduction. Reproduction itself word is divided into production plus re. Here re is a prefix. Re means again and again, again and again. Since the produce can produce, suppose that is a mother and father, they produce a child. The child again produce the next child and then so on. So here the produce is producing. Therefore, the term given as reproduction. Factory produces good, no problem. But we can't say reproduction. We say production. Factory do not reproduces. But factory produces goods. But living beings reproduces because they give all the ability to their produce to produce again. That's the term I have given it. रिप्रोडक्शन तो ये तो दिस इज द सेंस बट लिखेंगे कैसे डिफाइन कैसे करेंगे डिफिनेशन लिख लीजिए इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस देखिए दिस वीडियो इज नॉट ओनली फॉर 7th मैं 10th स्टैंडर्ड तक आपको कवर करूंगा तो जो 10th के हमारे स्टूडेंट हो या फिर 12th के हो डिफिनेशन तो साइंस बदलता नहीं है तो ये आपको 7th में भी है 8th में भी है 10th में भी है 12th में भी है ठीक है तो आप चाहे जिस क्लास के हो आपको ये कवर करेगा अपने अपने अनुसार बट 7th को में हम फोकस करेंगे कुछ बातें हम हायर क्लास से भी रिलेट कराएंगे आपको तो रिप्रोडक्शन का तो आप मतलब समझ गए डिफिनेशन समझ गए एवरीवन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन काइंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन काइंड यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपने ही जैसे जीव को पैदा करता है ठीक है तो है तो बायोलॉजिकल प्रोसेस मतलब यहाँ मियोसिस होगा यहाँ माइटोसिस होगा यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पॉलिनेशन होगा तो इस तरह की बातें कुछ होगी या फिर एसेक्सुअल होगा तो ये सब बातें नहीं होगी न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो पेरेंट के जैसा भी होगा पेरेंट से अलग भी होगा ठीक है तो रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन आपने जान लिया पता है कि टू प्रोड्यूस इट्स काइंड यहाँ देखिए इट्स काइंड से आपको मतलब मिल जाता है इस वर्ड पर यहाँ जोड़ दिया गया इट्स काइंड देखिए दिस इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट लाइफ बिगेट्स लाइफ इसको याद रखिए लाइफ बिगेट्स लाइफ जीवन जीवन देता है लाइफ बिगेट्स लाइफ लाइक बिगेट्स लाइफ लाइफ बिगेट्स लाइफ अब यही बात यहां भी कर रहा है इट्स काइंड दूसरे शब्द में आ गया और हमारा वेद में चलिए हमारे वेद की रचना इंडियन फिलोसफी में वेद की बात होती है तो वेद कहता है क्या जीवो जीवेत जायते जीवो जीवेत जायते जीव ही जीव को पैदा करता है टेबल और कुर्सी और चेयर इंसान को नहीं बनाएगा कोई इंसान ही इंसान को बना सकता है ठीक है इसमें फोटो डालो कितना तो फोटो से एक बच्चा नहीं निकलेगा फोटो रहेगा तो इक्वल होकर के बच्चा निकल जाए इसमें से आईएएस बन के तो नहीं निकलेगा उसको फिर कोई माता पिता ही उसको बनाएंगे जन्म देंगे और फिर वो बड़ा होकर कुछ भी बनेगा तो लाइफ बिगेट्स लाइफ जैसा का तैसा देगा ठीक है डॉग गिव पपीज कैट गिव किटन्स ठीक है तो जिसके जो माता पिता हैं उन्हीं के बच्चे होंगे ठीक है कभी कभी चेंजेज आ जाते हैं वो जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज होगी तो मुर्गी के अंडे से एक सांप निकल सकता है
या एक सांप के अंडे से मुर्गी निकल सकती है। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? आप लोग बताइए, आप लोगों से पूछते हैं, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया? हाँ, मुर्गी कहाँ से आई? दूसरे जानवर ने मुर्गी को पैदा कर दिया। तो आखिर अंडा होगी तभी तो मुर्गी निकलेगी। ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते रहते हैं, है ना। तो लाइक बिगेट्स लाइक, जैसा का तैसा वो देता है। लेकिन कभी कभी अब जीन इसके पीछे कारण है। जीन में बदलाव आ जाता है तो एक नया इंडिविजुअल बन के आ जाता है। तो हमारा साइंस से पूछोगे तो हमारा साइंस कहता है कि पहले जो है एग आया, बाद में हेन आई। क्योंकि हेन जो है एप्स है, एप्स यानी कि पक्षी वर्ग, एविएटर, उड़ने वाले, और उनके पहले आते हैं रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स ले एग्स, वो अंडा देते हैं। तो सांप जिसमें आता है, छिपकली, सांप सब आते हैं, तो ये लोग अंडे देते हैं। तो ये लोग एक ऐसा अंडा दे दिया जिसमें से सांप और छिपकली ना निकल करके एक उड़ता हुआ बर्ड जैसा कोई जीव निकल गया। उसमें धीरे धीरे विकास किया और चेंज ला करके हेन और फिर दूसरे तरह के बर्ड्स बने। तो अब आपको क्या पता चला, पहले कौन आया? एग आया होगा, ठीक है। और उस एग से ही कुछ बदलाव होकर के एक एग से कुछ ऐसी उसमें जेनेटिक चेंजेज आई कि वो एग सांप ना निकल के, सांप का, रेप्टाइल्स का यानी कि क्रोकोडाइल का ना होकर के एक डायनोसर जैसा उड़ने वाले आर्कियोप्टेरिक्स बर्ड जैसा कोई जीव बन गया, ठीक है। और वो फिर बर्ड्स बाद में उसे एविएटर्स यानी कि बर्ड्स, एप्स जो है ना उसका क्लास है, एप्स का क्लास है। तो एप्स की क्लास फिर बाद में डेवलप होती है। तो लाइफ बिगेट्स लाइफ एंड लाइफ बिगेट्स लाइफ, जैसा है वैसा देगा। कभी कभी एक्सेप्शन तो हर जगह लागू होता है। और हमेशा सिंपल है तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स देगा। सिंपल गिव्स राइज टू कॉम्प्लेक्स। तो ये तीन बातें याद रखिएगा रिप्रोडक्शन के संदर्भ में कि जीवो जीवे में जाते जीव ही जीव को पैदा करता है। और सेल, आप लोग सेल पढ़े हो कि नहीं पढ़े? अभी नहीं पढ़े हो? सेल पढ़े हो? सेल कहाँ पढ़ेंगे? सेल में 8 में पढ़ना। चलो सेल, तो सेल कहता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल सारी क्रियाएं करता है जो एक जीव करता है। आप खाना खाते हो तो सेल भी खाना खाता है, आप वेस्ट निकालते हो तो सेल भी वेस्ट निकालता है, ठीक है। आप फील करते हो तो सेल भी फील करता है। आपका लाइफ है तो सेल का भी लाइफ। तो जीवन की जो भी एक्टिविटीज हैं, क्रियाएं हैं, वो सब एक सेल करता है। इसीलिए सेल को यूनिट ऑफ लाइफ कहा है, बेसिक यूनिट है। कोई एक सेल का भी जीव हो सकता है और सुविधा के लिए उसने 2, 4, 5, 10 हजार लाख करोड़ सेल बना लिया, मल्टी सेलुलर भी बन गया। तो सेल वो सारी क्रियाएं जब करता है सेल, तो सेल थ्योरी में ये कहा गया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। उसी में रुडोल्फ विल्को आते हैं, वो कहते हैं कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस। अब ये सब कहानी 1855 में रुडोल्फ विल्को कहते हैं, और 1838 और 1839 है ना, 3 ईयर्स इंपॉर्टेंट है। 1838 और 1839 और फिर 1855। तो 2 साइंटिस्ट को इन लोग सेल थ्योरी देते हैं, एस्क्लेडन एंड स्क्वान, ठीक है। एमजे एस्क्लेडन एंड थियोडोर स्क्वान जो सेल थ्योरी देते हैं। और सेल थ्योरी में कहता है कि एवरी लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। इफ देयर इज अ लिविंग बीइंग देयर इज अ सेल। इफ देयर इज नो सेल देयर इज नो लिविंग बीइंग। जहाँ सेल नहीं वहाँ जीवन नहीं है। जीवन वही है जहाँ सेल है। नो सेल नो लाइफ। जहाँ सेल नहीं वहाँ जीवन नहीं, इतना कह दिया। और दूसरा बात, इसको रुडोल्फ विल्को ने बोला, रुडोल्फ विल्को कहते हैं कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं ओमनी सेलुला इज सेलुला।
ई सेलुला मतलब एक नया सेल, ओमनिस, ओमनिस मतलब निकालता है, ओमिट करना, बोकरना, निकालना। ओमनिस सेलुला, ई सेलुला, ये सेल दूसरे सेल को बनाएगा, यानी कि एक जीव ही दूसरे जीव को बनाएगा। तो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी किस में है? इसी लाइफ में। कुर्सी बेंच में ये पावर नहीं। जबकि ये लाइफ प्रोसेस का थर्ड डिग्री का प्रोसेस है, मतलब बिना रिप्रोडक्शन के भी हम जीवित रह सकते हैं। रिप्रोडक्शन करना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है, अपने जीने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है। हाँ, हमारे मरने के बाद कोई जीता है, फिर इसके लिए रिप्रोडक्शन वो करते हैं, बच्चे को फिर पैदा कर देते हैं कि हम तो बूढ़े होकर मर जाएंगे, फिर बच्चा जिंदा रहे। और वही काम वो भी करता है, क्योंकि उसकी भी एक लाइफ स्पैन है, 100 साल के बाद वो भी मरेगा, तो उसका चार्ज कोई और ले लेगा। ठीक है, तो लाइफ बिगेट्स लाइफ, ये रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन आप लोगों ने देख लिया। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअलिटी फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो ये डिफिनेशन है इसका। हमने क्या लिखवाया कि बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन काइंड, ठीक है, इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो आपका एनसीईआरटी बुक भी तो इसी तरह की बात कर रहा है ना, तो ये सब याद रखना है। अब उसके बाद आप आ जाइए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने तरह का है? तो आप क्लास में जाते हैं, क्लास 6 में आप पढ़े हो, यू लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फ्लावरिंग प्लांट, ट्राई टू लिस्ट द वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच। मतलब प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बताइए। कोई एक प्लांट हम बात करें तो व्हेन यू टॉक अबाउट अ प्लांट, पार्ट ऑफ ए प्लांट, तो प्लांट के कौन से पार्ट है, कौन कौन पार्ट है तो पता है? हाँ, तो यहाँ नहीं बनाया गया, तो सीधे यहाँ प्लांट का डायग्राम नहीं बनाया है। चलिए मैं बनाता हूँ, आप लोग मेरे साथ ड्राइंग करो। देखो इस लाइन को समझाने के लिए मेरे साथ ड्राइंग करो, छोटा सा ड्राइंग होगा। ड्राइंग कर लो, एक प्लांट बनाओ छोटा सा। तो बताओ एक प्लांट के कितने पार्ट्स हो गए? यहाँ हमने एक प्लांट बनाया सिंपल, और उसके पार्ट्स आप लोगों से पूछ रहे हैं कितने पार्ट्स हैं प्लांट के, बताइए। यदि लेवल करें तो यह इसका एपेक्स कहलाता है। एपेक्स, एपेक्स से ऊपर बढ़ रहा है ये। और ये आपका हो गया लीफ, पत्तियां हो गई, लीफ ये भी हो गई। ये क्या हो गया तो फ्लावर, और दिस वन इज फ्रूट। और ये जो हरा रंग का है इसको स्टेम कहते हैं, और ये जो ब्राउन कलर का जो मिट्टी के अंदर रहता है, सॉइल के अंदर पाया जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? रूट। तो जनरली कोई प्लांट है, एनी प्लांट हैज
दिस टाइप ऑफ पार्ट्स। कौन कौन है? तो पहला हो गया आपका रूट, दूसरा हो गया स्टेम, तीसरा हो गया लीफ, चौथा हो गया फ्लावर और पांचवा हो गया फ्रूट। ठीक है, तो देयर आर मेनली 5 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो यदि हम पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कहें तो कितने तरह का हो गया? बोलिए 5 पार्ट्स हो गए। अब इसमें से कहता है कि इफ रिप्रोडक्शन कॉपी में लिखिएगा, इफ रिप्रोडक्शन इज डन by vegetative parts of the plant, it is called asexual or vegetative reproduction। वेजिटेटिव को एसेक्सुअल भी कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब कौन कौन पार्ट है भाई? तो इसमें वेजिटेटिव पार्ट्स अब यहाँ जानना होगा कि कौन है वेजिटेटिव पार्ट्स, कौन है प्लांट। तो रूट, स्टेम, लीव्स, कौन कौन है बोलिए? रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीव्स हो गया। तो दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। लेकिन वही हम फ्लावर और फ्रूट्स की बात करें, फ्लावर और फ्रूट्स, फ्लावर्स करते हैं, फ्लावर्स प्लस फ्रूट, इसकी बात करें तो फ्लावर और फ्रूट्स क्या हो गए? ये इनको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब देखिए रिप्रोडक्शन तो भी करता है, बट यहाँ रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर एंड फ्रूट्स आर मीट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रूट स्टेम लीव्स आर मीट फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ प्रश्न पूछ जाता है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल क्या बोल रहे हैं सर, ये क्या होता है ना? ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहले आप लोग इतना लिखो तो आगे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या मतलब है? कहता है यहाँ various parts of the plant, write the function of each. Most of plants have root, stem and leaves. ये लाइन को याद रखिएगा। लिसन, मैंने करा हुआ तो किताब में लिखा हुआ, ठीक है? क्या लिखा हुआ? रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये कौन सा पार्ट है? वेजिटेटिव। बोलना नहीं है इसको, ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाता है। और वही फ्लावर और फ्रूट्स क्या कहला रहे हैं? इसमें आगे लिखेगा फ्लावर एंड फ्रूट्स, वो हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्शन तो ये भी करता है, दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फ्लावर उसका भी एक्सेप्शन है, कभी कभी फ्लावर होते हुए भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है? बहुत सारे प्लांट है वो जहाँ फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन और गिब्स नहीं होगा, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वही सेक्सुअली कहलाएगा, लेकिन वो जनरली मीन फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट के। तो ये सब चीज आप लोग जान लिए, समझ गए, कोई दिक्कत? तो अब आप जानिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले डिफरेंस जान लीजिए, तब एसेक्सुअल में हम जानेंगे डिफरेंट तरह का रिप्रोडक्शन। हाँ, एसेक्सुअल में जानेंगे फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मेनली आप लोगों को फोकस किया गया है वेजिटेटिव को। 10th में जाइएगा तब इसमें आ जाएगा आपका बाइनरी फ्यूजन, इन अमीबा, वो केवल प्लांट पर नहीं जाएगा, सारे तो जीव पर लागू हो जाएगा। तो उसमें आपका बाइनरी फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है? बाइनरी मल्टीपल फ्यूजन आ जाएगा, बॉन्डिंग आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, रिजेनरेशन आ जाएगा, ठीक है? स्पोर फॉर्मेशन आ जाएगा, माइक्रो प्रोपेगेशन जिसको टिश्यू कल्चर है, तो 10th लेवल में हो जाएगा।
बट मैं अभी आप लोग के स्टैंडर्ड में उसको नहीं ले जा रहा हूँ, 10th में पढ़ाएंगे अभी तो बताएंगे उसको। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आने के पहले हम लोग पहले डिस्कस कर ले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। तो थोड़ा सा हम इससे हटेंगे, आज का क्लास हम इतना ही रख के आगे इसमें हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। हम यहाँ से विदा लेते हैं, मतलब इससे हम विदा लेते हैं, नोट में चलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप लोग एक चार्ट बना लीजिए, एक कॉपी पर दोनों तरफ लिख लीजिए। इधर लिखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, एक मिनट। बैकग्राउंड थोड़ा सा दूसरे तरह का लेते हैं ना, दिक्कत कर रहा है। ले लें, ठीक है। ये ले तो इधर लिखिए आप एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इधर लिख दीजिएगा सेक्सुअल। हम तो दोनों पढ़ रहे हैं ना, हम तो पढ़ रहे हैं आपको रिप्रोडक्शन इनकम, और रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो पहले जानिए कि एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है। देखिए और जहाँ वर्ड लग जाए बायोलॉजिकल वर्ड में, तो आ का मतलब होता है विदाउट, याद रखिएगा विदाउट, और जहाँ लग गया वो विदाउट कर दिया। जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल असर का है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिलस का दिए, और एक जगह का दिए ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस क्या मतलब हुआ बोलो, कोई बताओ। ए क्लोरोफिलस मतलब विदाउट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो प्लांट हरा नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। तो क्लोरोफिलस, एक क्लोरोफिलस। अब ये का मतलब नहीं कि एक क्लोरोफिलस नहीं, एक मत समझ लेना, और मतलब साफ गायब हो गया, उसमें नहीं है। तो एसेक्सुअल मतलब यहाँ से क्या गायब हो जाएगा, सेक्सुअल एक्ट गायब हो जाएगा। यानी कि सेक्सुअल एक्ट में क्या होता है, पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, सीड बनेंगे, ये सब नहीं होगा। तो जिस रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, गेमिंग ये सब ना बने वो एसेक्सुअल है, और जिसमें ये सब बने वो सेक्सुअल है। तो ये समझ लेना इसका डिफरेंस में क्या क्या होगा। सो आगे आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसेक्सुअल में क्या होता है। जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या सब जो है एसेक्सुअल में शुरू में पढ़ा है। तो एसेक्सुअल का मतलब इसको कहते हैं हम लोग यूनिपेरेंटल। पहला पॉइंट लिखिए, यूनिपेरेंटल। ये हमारे 10th के भी लड़के लिखेंगे, खुद करते हैं सर, 10th में फिर वो यही पढ़ाते हैं, यूनिपेरेंटल, ठीक है। तो यूनिपेरेंटल लिख लीजिए।
और यूनि मतलब क्या होता है, एक ही पेरेंट, एक ही माता पिता जरूरी है रिप्रोडक्शन करने के लिए, दो की जरूरत नहीं है। और इसको कहते हैं बाई पेरेंटल, बाई पेरेंटल। अब बाई का मतलब क्या होता है, टू, तो यहाँ टू पेरेंट्स की जरूरत है। आयुनी मतलब वहां एक ही पेरेंट की जरूरत है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखोगे कि नो, कोई जरूरत नहीं है, नो फॉर्मेशन, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ gametes, gametes take place। ये जानना है कि कोई इसमें गेमिट का फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होगा। आप पूछोगे सर गेमिट्स क्या है, ये नया टर्म आप दे दिए गेमिट्स। गेमिट्स क्या होता है, तो हमारे बॉडी में दो तरह के सेल होते हैं। हमारे यहाँ प्लांट की बात करें तो प्लांट के सेल में भी और एनिमल में भी दो तरह का सेल होता है। एक पूरे बॉडी का सेल है, वो अलग है, और एक मेल है तो उसके टेस्टिस के अंदर का जो स्पर्म है वो भी एक सेल है, वो अलग है। और यदि फीमेल के अंदर ओवरी है और ओवरी के अंदर का एक सेल है ओवम, वो एक अलग सेल। तो पूरा बॉडी अलग से और ओवरी का ओवम अलग से, वो हैप्लॉइड होगा, पूरा बॉडी डिप्लॉइड होगा। मतलब पूरा बॉडी में यदि इंसान है तो 46 क्रोमोसोम होगा, तो ओवरी के अंदर ओवम होगा, उसमें 23 क्रोमोसोम होगा। मेल के स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होगा, लेकिन आँख मुँह दांत कान सबसे लोग से तो सब में 46 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर जीन बैठे होते हैं, जीन कैरेक्टर देते हैं। तो रिप्रोडक्शन में यदि उसी तरह का कैरेक्टर भरना है तो वही जीन भेजना होगा, वही क्रोमोसोम भेजना होगा, तभी तो वो कैरेक्टर जाएगा। कैरेक्टर को लेके जाने वाला कौन है, क्रोमोसोम है, तो वही क्रोमोसोम भेजना होगा। इसीलिए उस क्रोमोसोम को, और ये दूसरी तरफ क्या कहा जाता है कि देयर इज अ फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर एवरी स्पीशीज, क्योंकि उसके कैरेक्टर को फिक्स करना होगा। कैरेक्टर देने वाला क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम को कांस्टेंट करना पड़ेगा। इंसान में 46 क्रोमोसोम है तो 46 से रहेगा। जहाँ 47 हुआ या 45 हुआ तो कोई गड़बड़ हो गई, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो गई, वो ट्रांसजेंडर पैदा हो जाएगा, वो नॉर्मल मेल और फीमेल पैदा नहीं होगा या होगी। समझ रहे हो ना, नॉर्मल फीमेल और मेल पैदा करने के लिए क्या होना पड़ेगा, 46 से 46 जाना होगा। और दो पेरेंट मिल रहे हैं, जब दो पेरेंट मिल जाएंगे तो 46 और 46 हो जाएगा 92, तो इंसान का बच्चा इंसान होगा, राक्षस हो जाएगा। 46 क्रोमोसोम के बदले 92 हो जाए, एक कोचिंग में 2 टीचर पढ़ाने लगे तो आपकी क्या दशा होगी आप समझ सकते हैं। डायरेक्टर एक ना होना चाहिए, एक कहेगा कि कल स्कूल बंद रहेगा, दूसरा कहेगा कल खुलेगा, तो हो गया। लड़का क्या करेगा, आधा लड़का आएगा आधा घर बैठेगा, दिक्कत हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, कैरेक्टर नहीं कंबाइंड हो पाएगा। तो कैरेक्टर आपको वही कंट्रोल हो, वही जीन चाहिए, तो क्रोमोसोम के नंबर को कांस्टेंट करना होगा। आप पूछोगे कि सर तो क्या जरूरत था, 46 से 46 चलने देते, जब 46 से 46 चलने देते तो फिर वेरिएशन नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन लाता है, ये सेक्सुअल वेरिएशन नहीं लाता। वेरिएशन का मतलब ये हुआ कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, 2 गैमीट मिलते हैं, तो वहाँ एक प्रक्रिया होती है क्रॉसिंग ओवर की। क्रोमोसोम जाके क्रॉस ओवर करता है, मतलब मदर और फादर के क्रोमोसोम आपस में मैरी करते हैं। मैरी का मतलब माला पहनाना नहीं होता है, सिंदूर कर देना मैरी नहीं होता है। बायोलॉजिकल मैरी का मतलब क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज। अभी समझो इसको कैसे समझाओ। अब ये देखो 2 ट्रेनें खुल गई, पटना जंक्शन से 2 ट्रेनें खुल गई। एक ट्रेन पर सिर्फ लड़कियां बैठी हुई है, उस पर सब लड़कियों का ट्रेन है, और दूसरा पर सिर्फ लड़के बैठे हुए हैं। अब आधा कानपुर जाने के बाद हमें ट्रेन आधा इधर कट के इसमें चली जाती है, ट्रेन इसमें चली जाती है। अब बताओ इसके बाद जो ट्रेन बनती है, इसके कटने के बाद वो ट्रेन कैसी होगी,
क्या लड़कों वाली होगी या लड़कियों वाली होगी? हाँ, या दोनों वाली होगी। तो कैरेक्टर चेंज हो गया अगला, फिर अगला जब धीरे धीरे आगे फिर चेंज हो गया दूसरा लोग। तो यही हर जनरेशन में माता पिता से जो बच्चा बनता है तो कहीं क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। पूरे ट्रेनों को भी क्रॉसिंग ओवर करता है कि क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, एक ट्रेन स्टेशन पर है तो सब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब आगे जारी ट्रेन का करेंगे। तो उसी तरह का यहाँ क्रॉसिंग ओवर की घटना घटती है और जीन आपस में, फादर का जीन मदर के क्रोमोसोम पर आ जाते हैं, मदर का जीन फादर के क्रोमोसोम पर चले जाते हैं। इसलिए आईना में आप अपना चेहरा देखिएगा तो कभी पापा जैसा नजर आएंगे, नाक पापा जैसा है तो होठ मम्मी जैसा है। क्यों क्यों है ऐसा? बाघ जैसा नहीं है, भैंस जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? बोलिए क्यों नहीं है? क्योंकि भैंस का जीन में आप में नहीं है, क्योंकि बाघ का जीन आप में नहीं है। आपने क्रोमोसोम मिला है अपने फादर का मदर का, तो कहीं फादर नजर आएंगे कहीं मदर नजर आएंगे। देखिएगा आईना में खड़ा होकर के, हम मम्मी को और पापा को दोनों को देखिए, कहाँ पापा है कहाँ मम्मी है, आप में दोनों नजर आएंगे। ऐसा जनरली देखा जाता है कि लड़कियां जो है ना डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स पापा के जैसे होती हैं, और फादर से उसका चेहरा मिल जाएगा और लड़का होगा ना भूमि से मिल जाता है, उल्टा हो जाता है उसमें। जबकि बेटा को बाप के जैसा मिलना चाहिए, कभी मिलता है ऐसा नहीं, बाप बेटा बाप के जैसा भी होता है, लेकिन कभी कभी मम्मी के जैसा ज़्यादा होता है। बेटियां जो है पापा जैसा ज़्यादा होता है। अब चांस है, अब जैसा मतलब क्या हमने हम लोग का आँख मुँह नाक जल्दी 3-4 भी दे देता है कि जैसा शेप दे दिया जिसका वैसा जैसा हम लोग का मुँह बन जाता है। पापा आ गए पापा, मम्मी आ गई तो मम्मी, वही वही आपका चेहरा नजर आएगा। तो ये इसी को हम लोग कहते हैं कि नो फॉर्मेशन, ये नहीं होगा, इसमें ये सब फ्यूजन और गेमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जबकि यहाँ क्या होगा, फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गेमिट टेक्स प्लेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ, क्या गेमिट्स क्या होते हैं? गेमिट्स सेक्स सेल होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो यहाँ गेमिट्स बनेगा ही नहीं, नो गेमिट्स फॉर्मेशन। तो यहाँ क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन, बोलिए लिख लीजिए यहाँ, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गेमिट्स टेक्स प्लेस। हमारे 10th के भी बच्चे लिख देंगे, बोर्ड में आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप एकदम स्ट्रेट जाता है, पढ़ाते हैं हम लोग क्लास में, ठीक है। उसके बाद चले जाइए थर्ड में, क्योंकि यहाँ फ्यूजन नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, इसलिए नो वेरिएशन। तो यहाँ पैरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व हो जाएंगे, पैरेंटल कैरेक्टर आर प्रिजर्व। जैसे एक आलू को काट करके आलू बोइएगा, एक गुलाब की टहनी से गुलाब उगाइएगा तो वह गुलाब उसी गुलाब के जैसा होगा। जैसे लाल गुलाब है तो लाल होगा, काला गुलाब है तो काला गुलाब भी होता है तो काला होगा, उजला है तो उजला होगा। तो प्रिजर्व कर देगा वो, वही कैरेक्टर, वही टेस्ट, वही कलर, वही फ्रेग्रेंस, सारा उसके मेंटेन होगी। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है यहाँ क्या होगा, पैरेंटल कैरेक्टर्स, कुछ लोग लिखते हैं कि पैरेंटल कैरेक्टर्स आर चेंज का मतलब क्या हुआ, आदमी में बात हो जाएगा? नहीं, आदमी का कैरेक्टर आदमी ही का रहेगा, ठीक है। लेकिन आदमी में भी तो कई कैरेक्टर होते हैं, तो जी जो मदर फादर का कैरेक्टर हो दोनों उसमें आ जाएगा, रिकम्बाइंड हो जाएगा। तो पैरेंटल कैरेक्टर्स आर, उसको बोलते हैं हम लोग रिकम्बाइंड। इसका ये मतलब है रिकम्बाइंड का मतलब समझिए, वही क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिकम्बाइंड कर देगा, यानी कि पापा में मम्मी का कैरेक्टर, मम्मी में पापा का कैरेक्टर आ जाएगा। ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मम्मी बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बायोलॉजी पढ़ी थी, डॉक्टर है, और पापा इंजीनियर है, तो बेटा में क्या आएगा, बेटी में वो डॉक्टर वाला भी गुण आ जाएगा और इंजीनियर वाला भी गुण आएगा।
उसको मैथमेटिक्स भी प्यारा लगने लगेगा, बायोलॉजी भी प्यारा लगने लगेगा, है ना, नंबर आने लगेगा, उसको अच्छा इंटरेस्ट आने लगेगा। क्या खा रहे हैं आप? कुछ खा रहे हैं, मुंह खोलिए। अच्छा, दाम भी खा रहा था, चलो ना, ठीक है। लड़के का सब क्या करते हैं, चिंगम वगैरह खाते रहते हैं, तो सब मत करना, है ना, वो सब रबर होता है, उसमें कार्सिनोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो पैरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व। यहाँ पैरेंटल कैरेक्टर्स आर, इंसान में बात का नहीं, बट इंसान में ही इंसान के अलग अलग इंसान के बच्चे हैं, मम्मी पापा के कैरेक्टर हैं यदि अलग, तो दोनों मिल जाएंगे उसमें। अब तीसरा इसमें आइए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्विकर है, इट इज क्विकर, क्विकर मेथड, या इसको फास्ट मेथड कहते हैं, फास्टर कह सकते हैं। क्विक हो गया, बहुत जल्दी होता है, या फास्ट होता है, या इसको कहो कि लार्ज नंबर, फास्ट है तो इसी से निकल गया दूसरा वर्ड भी, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, large number of organisms are produced within a short period of time। कम समय में बहुत ज्यादा इसे हम लोग रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। जब किया क्या है भाई, तो ये स्लो है, स्लोअर है, लेंदी है, लेंदी मतलब टाइम टेकिंग और हर तरह से लेंदी, लेथार्जी, समटाइम लाइफ थ्रेटनिंग, बच्चा पैदा करने में मां मर जाती है, ठीक है, माताएं लोग मर जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे ही परिवार में ऐसी घटना घटी, ठीक है। उसकी 2 बेटियां थी, तो सोचा था कि वो बेटा पैदा कर लेते हैं। अब बेटा पैदा करने के चलते पत्नी गई, बच्चा पैदा हो रहा था, उसी दिन मां मर गई, अब बच्चों मर गए, तो दोनों गए, ठीक है, मम्मी भी गई, पापा भी गए, ऐसा बहुत सारा केस देखने को मिलता है। तो ये बहुत अनइकोनॉमिकल है, स्लोअर है, लेंदी है, फिर भी कहता है कि हायर ऑर्गेनिज्म प्रेफर इट, क्यों करते हैं, क्योंकि इट ब्रिंग अबाउट, बोलो नेक्स्ट पॉइंट लिख देना, लेंदी है, स्लोअर है, और टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, और few number of organism, few numbers of offspring कहते हैं, are produced sexually derived organism को offspring कहते हैं, तो बहुत कम offspring पैदा होते हैं। दूसरा इसमें it brings about variation, ये क्या करता है, sexual reproduction brings variation आया ना, पापा मैथमेटिक्स के, मम्मी बायोलॉजी के, और बेटा में बायोलॉजी मैथमेटिक्स दोनों करते हैं, तो ब्रिंग वेरिएशंस, और ये वेरिएशन क्या करेगा, विच हेल्प इन इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन में मदद करता है। अब प्रोफेसर तो और बार का टर्म ला दिए, इवोल्यूशन क्या होता है, हम लोग को कैसे समझाएंगे आप। इवोल्यूशन का मतलब होता है अनफोल्ड, अनरोल्ड, मतलब कुछ चेंज। हम लोग किससे बने हुए पता है, हम लोग बंदर से बने हुए। आप देखिए मेरे को बंदर लगता है, आप लोग हमसे बढ़िया बंदर बन जाइएगा, तो बंदर से हम लोग बने, तो बंदर धीरे धीरे हम लोग का डिजाइन चेंज किया, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। हम जो बने हैं उस बंदर, वो बंदर जो आज से लाखों वर्ष पहले था वैसा हम नहीं है, उसी से बने, लेकिन उससे हमारा मुंह नाक कान का डिजाइन क्या है, अब हमें स्मार्ट आज के बंदर है ना, नए युग के बंदर है, तो हम नए फॉर्म में हैं, तो हम हमारा क्या हुआ है, बोलो इवोल्यूशन, हमारा इवोल्यूशन इवॉल्व किए हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, आगे हम लोग 12 में डिफाइन करते हैं, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, कुछ रूप बदल के कुछ नए के बनते हैं, उसी को इवोल्यूशन कहते हैं। अब देखिए इवोल्यूशन से फायदा क्या होता है, इवोल्यूशन से आप जैसे बंदर आज भी क्या है, बंदर आज भी पेड़ पर टहलते रहते हैं, उधर अपना रहते हैं जंगल में, इंसान क्या करता है, मार देता है, हम लोग को कोई मार के दिखाए तो
हाथियों को हम लोग लड़ लेते हैं, लेकिन क्या बंदर हाथी से लड़ेगा? बोलो, बाघ का सामना करेगा बंदर? पेड़ पर चढ़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। हम लोग तो गोली बंदूक से तुरंत डाउन कर देते हैं, एरोप्लेन से उड़ जाते हैं, है ना? तो इतने दिमाग से हम विकसित हुए, तो ये क्या है, इवॉल्व किया। वो दिमाग से विकसित नहीं हुआ, तो हमारा इवोल्यूशन हुआ, और जिसके कारण हम आप सर्वाइव कर रहे हैं। आज दुनिया में पॉपुलेशन किसका बढ़ रहा है? सबसे ज्यादा हमें लोग बढ़ रहा है। अब बाघ बेचारा, बाघ आपसे बहुत ताकतवर है, अब क्या हो रहा है? बाघ का संख्या तो दिन देख, हम लोग उसको उस पर दया कर रहे हैं। एक समय था कि वो हम लोग पर दया करता था आज हम लोग उस पर दया कर रहे हैं। दया करके देख भैया, तुम जिंदा रहो, तुम रहोगे तो जंगल रहेगा, और जंगल रहेगा तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलता रहेगा, डर से लोग जंगल काटने जाएंगे नहीं। तो अब दया हम लोग बाघ पर कर रहे हैं। अब सोचो, जब हम लोग के पास विज्ञान नहीं था, जंगल में हम लोग रहते थे यार, है ना, इधर उधर घूमते रहते थे, आलू का भी आविष्कार हुआ, तो वो हम लोग पर दया करता था। चलो आज पाँच लोग खा लिए, छठा को छोड़ देते हैं, तो छठा का जान बच गया, तो पाँच लोग खाएगा 1 मिनट में साफ। तो ब्रिंग अबाउट वेरिएशन, जो इवोल्यूशन जरूरी था। आप इवॉल्व नहीं करते तो बंदर की तरह आज भी मारे जाते हैं आप जंगल में, वही कंदमूल खाते रहते। आज बर्गर और पिज्जा आपको खाने के लिए नहीं मिलता, खाते हो ना, टेस्टी खाना, मुर्गा, हाँ, खस्सी सब मार के खा जाते फ्राई करके, या सब पहले तो फले फूल खाते थे, या मरा हुआ मांस ऐसे कच्चा खाते थे। आप आविष्कार किए, पका के खा रहे हैं, कुक करके खाना खा रहे हैं, और इजी, मतलब आप अपना लाइफ प्रोसेस को एडॉप्टेड होकर के आप बहुत डिसेंट बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, अच्छा क्रिएट कर रहे हो। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये काम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शाही का वैसा ही देगा, वही आम दे देगा, खट्टा है तो खट्टा, मीठा है तो मीठा। हमको खट्टा मीठा दोनों आम चाहिए, तो क्या करना होगा? आने वाले समय में दोनों का डिमांड होगा। खट्टा का अचार बनता है, मीठा खाने में अच्छा लगता है, तो ऐसा करते मीठा वाले को मार देते हैं, तो अचार सिर्फ खाइएगा, खट्टा वाला को खत्म कर दे तो खाली खाइएगा, अचार नहीं मिलेगा। दोनों का महत्व है, दोनों को जीने देना है, जियो और जीने दो। सब जेनेटिक पोटेंशियल, सब जेनेटिक वेरिएशंस को जीने दिया जाए, रहने दिया जाए, तो जितना वेराइटी रहेगा इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा। तो वेरिएशन आता है, और वेरिएशन के ही कारण इन स्पाइट ऑफ द लेंथी, टाइम टेकिंग, लाइफ थ्रेटनिंग बहुत दिक्कतें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट स्टिल द ऑर्गेनिज्म प्रेफर इट। और एक और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट इन्वॉल्व, इसके अंदर ये इन्वॉल्व करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट इन्वॉल्व्स मियोसिस, इसमें मियोसिस तरह का एक सेल डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है, और क्रॉसिंग ओवर जो बता रहे थे वो इसी डिवीजन के अंदर होता है। जबकि मियोसिस नाम की घटना इसमें सेल डिवीजन नहीं होती है, नो मियोसिस, इसमें नो मियोसिस, तो सिर्फ माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। इसमें ऐसा नहीं कि मियोसिस होगा तो माइटोसिस नहीं होगा, माइटोसिस भी होगा, मियोसिस भी होगा। तो मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, और एसेक्सुअल में मियोसिस नहीं होगा। तो आपको कितना अंतर हो गया? हाँ, 5-6 अंतर हो गया ना। तो ये आपको आराम से लिख सकते हो पॉइंट। पहला हो गया, देखिए यूनिपैरेंटल, दूसरा हो गया नो परमिशन एंड फ्यूजन ऑफ जीन टेक्स प्लेस, तीसरा हुआ पैरेंटल कैरेक्टर्स ऑफ फ्यूजन, चौथा हो गया क्लिनिकल फॉस्टर, 4, 5, 6 को बना दोगे इसमें, लगभग 7-8 को बन जाएगा यहाँ, और नहीं तो 5 को तो बढ़िएगा, नो मियोसिस और मियोसिस टेक्स प्लेस, कम से कम 5 पॉइंट तो बन ही जाएगा। अब 10th में आपको पढ़ने की जरूरत फिर है, हाँ, यदि याद कर लोगे, इसको लिख लोगे, तो 10th में एक आपका टॉपिक आदि 7th में मैंने क्या कर दिया, और आगे की आप पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू। अगले दिन हम लोग पढ़ाएंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल के कितने टाइप हैं, उसमें वेजिटेटिव को डील करेंगे। थैंक यू।